हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अल्पसंख्यक मीन्स हो जाती है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी क्या होती है? आज हिंदुस्तान में कितनी परसेंट जनसंख्या जो है माइनॉरिटी के अंतर्गत आती है? माइनॉरिटी की क्या क्या समस्याएं हैं, अल्पसंख्यक की क्या क्या समस्याएं हैं, उनकी विशेषताएं क्या है एंड उसको क्या क्या प्रावधान किए गए हैं संविधान के अंतर्गत उनकी सुरक्षा के लिए। एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे एंड इंटरनेशनल लेवल पर भी अल्पसंख्यक के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसको भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि माइनॉरिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं अल्पसंख्यक। यहां पर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अल्प मीन्स हो जाता है थोड़ा एंड संख्यक मीन्स हो जाता है संख्या। मीन्स की जो संख्या में अल्प मीन्स की थोड़ी मात्रा में हो उसे ही हम लोग माइनॉरिटी कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम किस तरीके से हम मानेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी संप्रदाय जो है वो अल्पसंख्यक में आएगा। यहाँ पर अगर हम इंडिया लेवल की बात करें तो इंडिया लेवल में आज 2023 की बात करते हैं तो अभी हमारी जनसंख्या जो है चीन को पीछे पछाड़ कर और हम लोग जो है फर्स्ट चले गए हैं जनसंख्या के मामले में। तो अभी हमारी जनसंख्या है 142 करोड़। कितनी है? 142 करोड़ लगभग। अब इससे आप एकदम ये मत समझने लगिएगा कि मैम आपने 141 था तो आपने 142 क्यों लिख दिया। अरे लगभग मैंने लिखा है। अब यहाँ पर चलते हैं कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि भारत में 142 करोड़ की आबादी है जिसमें 80% के लगभग जो है हिंदू रहते हैं, हिंदू राष्ट्र है। अब यहाँ पर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम तो कितनी संप्रदाय या कितनी जातियां हैं, कितने जो धर्म है वो जो है माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। छह ऐसे जो धर्म है, संप्रदाय है, वो क्या है? अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। वो हो जाता है आपका, पहला हो जाता है मुस्लिम, जो कि अभी हम बात करें लगभग की बात करें तो 14% जो है यहाँ पर अल्पसंख्यक संप्रदाय जो है मुस्लिम हो जाती है। एंड जितने भी बचे खुचे जो धर्म है आपके हो जाते हैं जैन, सिख, फारसी एंड बौद्ध, ईसाई जो है, ये सब जो है कुछ बचे हुए जनसंख्या के अंतर्गत आपके परसेंटेज के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितनी धर्म जो है, कितनी संप्रदाय जो है आपके अल्पसंख्यक के अंतर्गत आती है? 6। कितने आ जाते हैं? 6। मुस्लिम, जैन, सिख, फारसी, बौद्ध और ईसाई। अब यहाँ पर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान किए गए हैं क्या, या फिर हमारा देश जब आजाद हुआ था उससे पहले क्या प्रावधान किए गए थे? ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए कि लीग ऑफ नेशन बना था, इसके बाद भी अल्पसंख्यक की संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए थे। एंड जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था इसके बाद यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। यूनाइटेड नेशन की स्थापना के बाद भी हमारे अल्पसंख्यक के प्रोटेक्शन के लिए प्रावधान किए गए थे। एंड यहाँ तक कि आपको बता दूं कि जब हमारा देश आजाद हो गया था तो भारत और पाकिस्तान के बीच में भी एक समझौता हुआ था जिसे हम अल्पसंख्यक समझौता के नाम से जानते हैं 1950 में, कि मीन्स कि अल्पसंख्यकों के साथ में हमें बर्बरता से नहीं व्यवहार करना है बल्कि उनको अपने समाज के साथ में शामिल करके उसके साथ में प्रोटेक्शन की भावना रखना है, संरक्षण प्रदान करना है। ये हमारा भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत समझौता हुआ था। एंड यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी तब पेरिस ट्रीटी हुई थी, बहुत सारे ऐसे ट्रीटी हुए थे। आगे हम लोग इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों की प्रोटेक्शन की बात कही गई थी। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यक की प्रोटेक्शन की बात करता है। क्या करता है? अल्पसंख्यक के प्रोटेक्शन की बात करता है। एंड आर्टिकल 30 की बात की जाए तो आर्टिकल 30 भी धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा एवं संस्थानों की स्थापना करने की यहाँ पर अनुमति प्रदान की जाएगी। यहाँ प्रशासन का अधिकार होगा, यहाँ पर आर्टिकल 30 कहता है। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ।
हम लोग जैसे हम सारनाथ जाते हैं, तो सारनाथ जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदुओं का बहुल इलाका है, लेकिन बहुत सारे बौद्ध भिक्षु वहाँ पर आते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं, शाइलम वहाँ पर उनका हो जाता है। और इसके बाद में सारनाथ में बौद्ध भिक्षुओं के अंतर्गत एक वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की भी स्थापना कर दी गई है। तो यहाँ पर उनको किस चीज़ के अंतर्गत उनको यूनिवर्सिटी स्थापित करने की यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है? आर्टिकल 29 एंड 30। यहाँ पर साफ साफ बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है अल्पसंख्यक संप्रदाय जो है, अल्पसंख्यक समुदाय जो है, अपने अपने अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार जो है शिक्षा संस्थान जो है खोल सकता है, उसे स्थापित कर सकता है। यहाँ पर अब हम लोग ने आर्टिकल 29 एंड 30 की बात तो कर ली। यहाँ पर आर्टिकल 350A एंड 350B भी क्या कहता है? आर्टिकल 350A एंड आर्टिकल 350B भी हमारे जो माइनॉरिटी है उसको प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम करता है। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय जो है जो अपनी मातृभाषा के अनुसार जो है शिक्षा ले सकती है, और इनके लिए एक जो है आयुक्त की भी नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर जो है अपनी मातृभाषा के अनुसार वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं अल्पसंख्यक समुदाय। एंड 350B के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो क्या कर सकते हैं? वो अपने अनुसार जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के साथ में वो अपने एक आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब यहाँ पर इसको अमेंडमेंट जो है 1956 में अमेंडमेंट के अनुसार जो है 350A एंड 350B को जोड़ा गया था। केस है आपका स्टेट ऑफ केरल वर्सेस। कोई भी एग्जाम होती है, माइनॉरिटी के बारे में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, LLM स्तर पर पूछा जाता है, तो यहाँ पर अगर एक आध दो केस डाल देते हैं तो आपका जो है आंसर शीट जो है बहुत ही यूनिक लगने लगता है जो हमारे लेक्चरर हैं उनको, और आपके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पर एक केस हो जाता है स्टेट ऑफ केरल वर्सेस मदर प्रोविंशियल AIR 1970 का केस है। इसमें कहा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय को हर जगह हम लोग क्या है प्रोटेक्शन प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या जो हमारे बहुसंख्यक संप्रदाय हैं, हिंदू जो है, उसके साथ में भेदभाव नहीं हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर इस केस में ये बोला गया। लेकिन हमारा अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात AIR 1974 के केस में ये चीज कहा गया कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्पसंख्यक जो संप्रदाय है उनको आर्टिकल 30 के अंतर्गत उन्हें जो है उनको जो है अल्पसंख्यक के अधिकार को प्रदान करने का यहाँ पर राइट्स बनता है। क्योंकि वो क्या है कि बहुसंख्यक जो हमारे बहुसंख्यक है, हिंदू है, उसके साथ में सामंजस्य मीन्स हार्मोनियस बैठा सके, इसीलिए उन्हें प्रोटेक्शन देने की बात कही गई है। तो यहाँ पर इस केस को डिसमिस कर दिया गया, इस केस को बोला गया कि खारिज कर दिया गया कि सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में कहा गया कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में समानता होनी चाहिए, इसीलिए अल्पसंख्यकों को यहाँ पर विशेष संरक्षण दिया जा रहा है। तो यहाँ पर समता जो राइट टू इक्वालिटी है उसको नकारा नहीं जा रहा है। यहाँ पर दोनों के बीच में हार्मोनियस बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो समाज में जो है एक तरीके से आपसी सामंजस्य जो है बैठा सके। ये केस तक आप लोगों को क्लियर है? अब यहाँ पर इनकी विशेषता क्या है? अल्पसंख्यक की विशेषता जो है यहाँ पर संख्या में कम, ऑफकोर्स ये लोग संख्या में जो है कम है। एंड अगर आर्थिक रूप से पिछड़ी बात की जाए, बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे अगल बगल भी बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जो कि बहुत ही रिच कंडीशन में हैं एंड बहुत ही ज़्यादा वो पढ़े लिखे भी हैं। तो बहुत सारी ऐसी जनसंख्या होती है कि जो पढ़ी लिखी होती है, रिच होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जनसंख्या होती है जो बहुत कम पढ़ी लिखी है। और हमारे ख्याल से आई थिंक जो है 80% जनसंख्या जो है आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है एंड कम पढ़े लिखे की बात की जाए तो कम पढ़ी लिखी भी है। ओके, यहाँ पर विशेषता क्या है? संख्या में कमी, आर्थिक रूप से पिछड़ा एवं कम पढ़ा लिखा। एंड प्रकार की बात की जाए, प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। हो जाता है आपका धार्मिक के आधार पर भी अल्पसंख्यक होते हैं। भाषाई आधार पर कोई व्यक्ति जो है मुस्लिम है तो वो उर्दू भाषा का उपयोग करता है, या फिर बौद्ध है तो बौद्ध उनका कोई अलग ही लैंग्वेज होगी। ईसाई है तो वो लोग भी उर्दू, फारसी है तो वो लोग भी उर्दू वगैरह। जो ये सब जो है भाषाई अल्पसंख्यक भी होते हैं। जनजातीय आधार पर भी बहुत सारे अल्पसंख्यक होते हैं।
अल्पसंख्यक होते हैं। तो यहाँ पर प्रकार की बात की जाए तो 3 प्रकार हो जाते हैं, धार्मिक, भाषाई एवं जनजातीय। अब इनकी समस्या क्या है? समस्या हो जाती है आपकी भाषा की समस्या। यहाँ पर भाषा की समस्या बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि लोगों को हमारे यहाँ पर सब्जी खरीदने भी जाते हैं तो लोग इंग्लिश बोलते हैं या फिर हिंदी बोलते हैं। केरल में तो रिक्शा वाले लोग भी इंग्लिश बोलते हैं। अगर हम बहुत सारे जगहों की बात करें तो बहुत सारे जगहों में तो हिंदी बोली जाती है। तो यहाँ पर मुस्लिम है, जैन है, सिख है, फारसी है, बौद्ध है, ईसाई है, वो लोगों को हमारी लैंग्वेज जो है समझ में नहीं आती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। सांप्रदायिक तनाव की समस्या हो जाती है। अभी समान सिविल संहिता लागू करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर मुस्लिम लोग ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो है क्या करते हैं कि वो लोग कुरान के अंतर्गत अपने कानून का पालन करते हैं। वो क्या करते हैं? कानून का पालन कुरान के अंतर्गत करते हैं। अगर समान सिविल संहिता लागू हो जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा आईपीसी है, सीआरपीसी है, सभी चीज उन पर अप्लाई होने लगेगा, सभी चीज उनके ऊपर अप्लाई होने लगेगा। और वो जैसे हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, वो सब भी अप्लाई होने लगेगा। तो उन लोग को ऑब्जेक्शन हो जा रही है। तो यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव की भी समस्या आ जा रही है, आर्थिक तनाव की समस्या आ जा रही है। आर्थिक दृष्टि से ऑफकोर्स आप जानते हैं कि जो माइनॉरिटी है आर्थिक रूप से कमजोर होती है। एंड शैक्षणिक दृष्टि से, अगर शैक्षिक दृष्टि एजुकेशन लेवल की बात की जाए तो आर्टिकल 29 एंड 30 जो है, बहुत सारे एजुकेशन की स्थापना करने की बात तो कह दी गई है, लेकिन अल्पसंख्यक लोग क्या है कि पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से एक तरीके से कहा जाए कि शैक्षिक लेवल भी जो है बहुत ज़्यादा इनकी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, इनकी जो है डिक्रीज है। जो एजुकेशन लेवल है ये भी एक समस्या हो जाती है। एंड बहुसंख्यक की अधिकता, ऑफकोर्स हिंदू जो है अधिक हो जाते हैं। वैसे तो मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन हम लोग क्या है कि मुस्लिम है, जैन है, सिख है, फारसी है, बौद्ध है, ईसाई है, ऐसा नहीं कि दबाने की कोशिश करते हैं। हम लोग भी हिंदू है। तो हिंदू क्या होती है कि कोई भी जनजाति हो, कोई भी जाति हो, तो वो लोग जो है किसी भी व्यक्ति को, हमारा देश है, हमारे देश की नागरिक है, तो हम लोगों को प्रोटेक्शन देना यहाँ पर राइट्स बनता है। तो कोई भी धर्म हो या कोई भी संप्रदाय हो, तो हमारे देश के नागरिक है, तो हमारा प्रोटेक्शन करना हमारा एक परम कर्तव्य है। हम लोग को एक इक्वालिटी के साथ रहना चाहिए, ये हो जाती है। तो यहाँ पर बहुसंख्यक की अधिकता जो है यहाँ पर समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन लिखा हुआ है तो आप इसे मान लेंगे। एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटी के अधिकार क्या है? माइनॉरिटी के अधिकार है कि मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार, आपको मैंने अभी तुरंत आर्टिकल के अंतर्गत बताई। एंड अल्पसंख्यकों की भाषा का प्रयोग, अल्पसंख्यक की भाषा जो है अपने अनुसार जो है भाषा का प्रयोग करके वो लोग जो है अपने एजुकेशन लेवल को स्थापित कर सकते हैं। एंड राज्य सेवाओं में अल्पसंख्यक की नियुक्ति, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैम क्या हम जो है राज्य सेवाएं हो जाती हैं, या फिर कोई भी जैसे यूपीएससी सर्विस कमीशन हो जाता है, या फिर कोई भी आपके राज्य सेवाएं हैं, उसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों की नियुक्ति की जा सकती है क्या? नहीं, यहाँ पर नहीं की जा सकती है। क्यों? आर्टिकल 16 जो है साफ बात करता है कि आर्टिकल 15 जो है साफ बात करता है कि धर्म, जाति, लिंग, सेक्स के आधार पर आप जो है किसी भी व्यक्ति को, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को आप जो है विभेद नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। यहाँ पर अल्पसंख्यकों की नियुक्ति के लिए राज्य सेवाओं के अंतर्गत यहाँ पर बात नहीं की गई है। यहाँ पर आप कह सकते हैं एसटी हैं, एससी हैं, ये सब लोगों को राज्य सेवाओं के नियुक्ति के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों को प्रोटेक्शन की बात कही गई है। एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंतर्गत एसटी एससी हो जाते हैं, पिछड़े वर्ग हैं, लेकिन अल्पसंख्यक की बात नहीं की गई है। क्या नहीं की है? अल्पसंख्यक की बात नहीं की गई। अब यहाँ पर हमारे देश में ऐसा माना जाने लगा कि अल्पसंख्यक के साथ में थोड़ी सी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, भेदभाव की जा रही है। इसकी वजह से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग स्थापित किया गया 1992 को। कब स्थापित किया गया था? 1992 को। यहाँ पर उसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य क्या होता है कि अल्पसंख्यक के
हितों की रक्षा करना। क्या करना? अल्पसंख्यक के हितों को प्रोटेक्शन प्रदान करना, उनकी रक्षा करना, केंद्र और राज्य के अधीन अल्पसंख्यक के विकास के संबंध में प्रगति का मूल्यांकन करना, उसके अंतर्गत अध्ययन एवं शोध के लिए बहुत सारी चीज़ों की, तकनीकों की व्यवस्था करना। एंड कोई भी मामला जो केंद्र सरकार के अंतर्गत भेजा जाता है, सेंड किया जाता है, उसके अंतर्गत माइनॉरिटी के लिए जो भी समस्याएं हैं उसको देखना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को, और उसमें अल्पसंख्यक के हितों की सुधार करना। ओके, अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम क्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य जो है निकाले जा सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाले जा सकते हैं, अगर वह व्यक्ति दिवालिया हो गया है तो, या फिर अगर वह व्यक्ति जो है मानसिक रूप से अनसाउंड माइंड हो गया है तो, या फिर आयोग की बिना छुट्टी के वो क्या करता है कि 3 लगातार बैठक से जो है गायब रहता है, तो उस समय भी निकाला जा सकता है। बहुत सारे ऐसा प्रावधान है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कोई भी प्रावधान दिया गया है उसको जो है उसको वायलेशन करने की कोशिश करता है, तो इसके अंतर्गत भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को हटाया जा सकता है। यहाँ पर ये जो आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है, सिविल न्यायालय की भांति जो है कार्य करता है। मीन्स कि एक तरीके से कहा जाए सिविल कोर्ट की भांति कार्य करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को समन भेजना है, बुलाना है, कोई भी व्यक्ति से साक्ष्य एकत्रित करना है, या फिर कोई भी व्यक्ति को कोई भी साक्षी या दस्तावेज की परीक्षण हेतु आयोग जारी करना है, या फिर कोई भी व्यक्ति को शपथ पत्र के साथ साक्ष्य प्रस्तुत करना है, एविडेंस प्रस्तुत करना है, भारत के किसी भी स्थान में समन भेजना या फिर समन भेजकर उसे बुलाना, ये सब कार्य जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा किया जाता है। इसीलिए इसे हम लोग सिविल न्यायालय की भांति भी जान सकते हैं। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम क्या इंटरनेशनल लेवल पर भी अल्पसंख्यक के लिए प्रावधान किए गए हैं? बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो नेशनल लेवल पर भी लिख सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी लिख सकते हैं, तो क्या होती है कि हमारे नंबर जो है इंक्रीज हो जाते हैं। अब इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो कन्वेंशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, जेनोसाइड कन्वेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी हो जाती है, एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी हो जाती है, कन्वेंशन अगेंस्ट डिटर्मिनेशन एंड एजुकेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी हो जाती है, एंड प्रोटेक्शन माइनॉरिटी राइट्स इन द इंटरनेशनल अमेरिकन सिस्टम हो जाता है। सभी चीज़ों में माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात कही गई है। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ, देखिए माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात कही गई है, यहाँ पे भी माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात की गई है, यहाँ पर भी माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात की गई है। तो यहाँ पर नेशनल लेवल हो चाहे इंटरनेशनल लेवल हो, सभी जगह माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात कही गई है। यहाँ पर एक बात और कह देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का कहना रहता है कि मैम जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके साथ में बहुत ही गलत प्रावधान किया जाता है, या फिर उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर कह देना चाहती हूँ कि हमारे देश भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ में कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए जाते हैं जिसकी वजह से उनको समाज में एक तरीके से कहा जाए कि डिस्क्रिमिनेशन या फिर उनको एक भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो है अपने मन से यहाँ पर निकाल दीजिए और अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा और अपनी शिक्षा पद्धति को बदलना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देखती हूँ कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो है मदरसा छोड़कर कहीं, आप इसे अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं आपको एक समझाने के माध्यम से बता रही हूँ कि मुस्लिम लोग जो है मदरसा छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहते। जब तक आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम जो भी स्कूल है उसमें पढ़ते नहीं हो, आजकल की जनरेशन के हिसाब से आपने एजुकेशन हासिल नहीं करते हैं, तो आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आजकल का ज़माना जो है बहुत ही चेंज हो रहा है। तो जिस हिसाब से हमारा जो है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो उस हिसाब से हम लोगों को भी चेंज होना चाहिए। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में हम लोगों को भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है एक पंथ निरपेक्ष देश है, सेक्युलर देश है। तो उस हिसाब से यहाँ पर सबसे बड़ी जनसंख्या जो है हिंदुओं का हो जाता है, लेकिन हम हिंदू होने के बावजूद भी हम किसी भी जो है अल्पसंख्यक समुदाय के साथ में भेदभाव नहीं करते हैं या फिर भेदभाव नहीं करना चाहिए। एंड अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन